स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रेणी जिस पे पूरा पृथ्वी डिपेंड है। ये पृथ्वी का जो पूरा बैलेंस सिस्टम है ये आहार श्रृंखला पे डिपेंड है, और इसके लिए हम जानेंगे कि किस तरह सभी जीव जो है इस आहार श्रृंखला में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपको पता है कि ये जो जीव है जो पृथ्वी में पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी उन जीवों को हम लोग कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किंतु इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जितने भी मांसाहारी सर्वाहारी जितने भी जीव हैं, सभी एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है सूर्य। देखिए, सूर्य जो है हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा जीव जो है वो सभी सूर्य पर डिपेंड करता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज कि किस तरह इस आहार श्रृंखला में सूर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वपोषी और परपोषी के लिए। देखिए, सूर्य जो है वो अपनी ऊर्जा पृथ्वी पे देता है, और यहाँ पर स्वपोषी पोषण करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब स्वपोषी पोषण में या बोल सकते हैं स्वपोषी में सिर्फ पादप आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो है सूर्य से प्राप्त करते हैं और ये उसे खुद तैयार करते हैं। ये सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। इसके द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपने में विकास करते हैं, अपने में बढ़ते हैं, और इसी तरह इनका निर्माण होता है। इसके बाद जो दूसरा वर्ग है ये है परपोषी का। देखिए, परपोषी को हम चार भागों में बांटेंगे, जहाँ पहला है सहजीवी, दूसरा सहभोगी, तीसरा परजीवी और चौथा मृतजीवी। इन चारों का अलग अलग वर्ग है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सहजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल करके क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उदाहरण के लिए आपने मगरमच्छ को जरूर देखा होगा, फोटो में, टीवी में, रियल में कभी तो जरूर देखा होगा। तो मगरमच्छ जब कुछ खाता है तो उसको खाने के बाद उसके दांतों में या बोल सकते हैं दांतों के बीच में खाने का अंश या मांस के कुछ टुकड़े जो होते हैं वो जमे रहते हैं। अब उन्हें तो वो ब्रश करके निकाल नहीं सकता है, तो इसे वो साफ करने के लिए या अपघटित करने के लिए कुछ चिड़िया की सहायता लेता है। वो चिड़िया को आमंत्रित नहीं करता है, जबकि वो खुद मुंह खोल के खड़ा रहता है, जहाँ पर कुछ पक्षियाँ आकर के उनके दांतों से वो छोटे छोटे मांस के टुकड़े को निकालता है, उन खाद्य कणों को निकालता है और अपना पोषण ग्रहण कर लेता है। मतलब जो छोटे छोटे चिड़िया होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, मगरमच्छ के मुंह से जो भी अंश होते हैं खाने के उसे निकाल लेता है और खा लेता है। ये सभी जो होते हैं जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सहजीवी वैसे जीव होते हैं जहाँ पर एक जीव दूसरे पर आश्रित होता है और दोनों एक साथ तालमेल करके क्या करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। इससे मगरमच्छ का दांत भी साफ हो जाता है और वो आगे के लिए तैयार होता है। देखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र जो है इसमें सभी जीव का जो है बहुत मुख्य रोल होता है, क्योंकि कोई भी जीव का जो संख्या अगर ऊपर नीचे हुआ ना या बैलेंस सिस्टम बिगड़ा तो ये बहुत भयावह स्थिति पैदा कर सकता है इस पृथ्वी के जीवों के लिए। देखिए, दूसरा जो है वो है सहभोगी। सहभोगी वे जीव होते हैं जो बोल सकते हैं कि किसी जीव में रह करके उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अपना पोषण करते हैं। उदाहरण के लिए आपने बहुत ऐसे पेड़ देखे होंगे, खास करके बरगद का या पीपल का, जहाँ पर कोई छोटा सा पौधा जन्म ले लिया है और उसी के ऊपर वो रह करके क्या कर रहा है, अपना पोषण बढ़ा रहा है या अपने में वृद्धि कर रहा है, बिना उस बड़े पौधे को या बोल सकते हैं बरगद या पीपल के पौधे को डैमेज करके। इस तरह से हम दीवारों पे भी देखते हैं कि बहुत सारे दीवारों में ये देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग आते हैं और उन पौधों में क्या होता है कि एक ग्रोथ होता है जो दीवार को बाद में नष्ट करता है, लेकिन शुरुआती दिनों में वो उसे नष्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से यह सहभोगी का कुछ उदाहरण है। अगला है परजीवी। देखिए, परजीवी आपको वर्ड से ही पता चलता होगा कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए जितने भी ऐसे जीव, जैसे आप मनुष्य को भी ले सकते हैं, ये एक ऐसे जीव हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। अर्थात हम जब तक किसी चीज़ को काटेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, उसको पकाएंगे नहीं, तब तक उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हाँ, पेड़ पौधे से हम फल को भी खा सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं, परजीवी ही है ना। उसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे विषाणु कीटाणु होते हैं जो हम पर निर्भर करते हैं और ये लगभग सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य को ही ले लीजिए, हमारे बॉडी में या बोल सकते हैं बहुत बच्चों या बहुत लोगों के सर में क्या होते हैं, जू होते हैं, जिसे हम लोग ढीला बोलते हैं। तो ये जू क्या करता है, ये हमारे खून को लेकर के
अपना पोषण स्तर बढ़ाता है और हम पर डिपेंड रहता है, तो इसे परजीवी कहते हैं। अगला है मृत जीवी। देखिए, मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, अर्थात वे जीव जो मरे हुए जीवों को ग्रहण करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बहुत ऐसे जीव ले सकते हैं, जैसे चील हो गया, उसके बाद चींटियाँ हो गई, उसके बाद मक्खी हो गए, बहुत कीड़े मकोड़े हो गए, उसके बाद ऐसे जीव गिद्ध हो गए। तो ये सभी क्या है, ये सभी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। मतलब जब भी कोई जीव मरता है तो उसे अपघटित करना या उसे पृथ्वी से पूरी तरह बोल सकते हैं खत्म करना या उसे नष्ट करने का काम जो होता है वो मृत जीवी का होता है। ये मृत जीवी जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि एक कुत्ता अगर रोड के साइड में मर जाता है और कुत्ते को कोई जंगल में जाके फेंक दिया, यदि वो कुत्ता अपघटित नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र को पूरी तरह प्रदूषित कर देगा। तो उसको पूरी तरह अपघटित करने का काम जो होता है ये मृत जीवी वर्ग के जीव करते हैं, जिसमें कौन आते हैं, चींटी आता है, मक्खी आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, चील आता है और बहुत सारे कौवे आते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं जो क्या करते हैं, मृत जीवियों को अपघटित करके पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। लिंडमन ने 1946 में दशांश का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें बताया गया कि जितने भी जीव हैं वे सभी मात्र एक जीव पर निर्भर करते हैं, वो है पादप जगत। क्योंकि जितना भी आप देख सकते हैं इस पृथ्वी में जितना भी जीव है उनका जो मुख्य ऊर्जा स्रोत है वो एक सूर्य है और दूसरा नंबर में पादप है। चाहे कोई भी जीव हो वो अपना भोजन के लिए जिस चीज़ पे निर्भर करता है वो किस पर निर्भर होता है, पादपों पर। तो उनका ये मानना था, लिंडमन का ये मानना था कि हम लोग सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका हम लोग 10% ही यूज कर सकते हैं। अर्थात यदि पौधे सूर्य से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं रासायनिक ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा का अगर जितना भी भाग है, जितना भी वो ऊर्जा हमें दे रहा है, वो पादप मात्र 10% उपयोग करता है। और जो पादप 10% उपयोग करता है उसका 10% उस पादप को खाने वाले जीव ग्रहण करते हैं। अर्थात यदि मान लीजिए एक पौधा है वो सूर्य के प्रकाश से मान लीजिए कि कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है, तो जो ऊर्जा उसने ग्रहण किया उसका 10% भाग उस पौधे को जो खाएगा ना वो ग्रहण करेगा। फिर वो जीव जो पादप को खाया था उसमें भी 10% गया। अब वो जब मरेगा या उसको जो जीव खाएगा उसमें भी क्या होगा, 10% ऊर्जा ग्रहण किया जाएगा। तो इस तरह से लैंडमन के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि सभी जीवों में 10% का ऊर्जा स्रोत का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए बाकी जो परसेंट है 90% जो ऊर्जा होता है इसे हमारी पृथ्वी वापस ले लेती है। आपको पता है कि हमारा बॉडी जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है या किसी जीव की मृत्यु होती है तो ये जो 90% भाग होता है ये वापस उन्हीं क्षेत्रों में जाकर के मिल जाता है, हमारा पर्यावरण उसे ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो 10% होता है उसे अन्य जीव ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से लैंडमन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आहार श्रृंखला में। ये आहार श्रृंखला जो है ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग जो है वो उत्पाद का है। उत्पाद ऐसे जीव या ऐसा वर्ग जिसमें पादप उपस्थित होते हैं या बोल सकते हैं हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो सीधा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके क्या करते हैं, विकास करते हैं और ये वृद्धि करके हमें पोषित करते हैं। अब उत्पाद का मतलब ये होता है उत्पादन करना। जब भी कोई जीव या कोई वस्तु कोई चीज़ का उत्पादन करता है तो वो उत्पाद की श्रेणी में आता है, जिसमें सबसे पहले हम पेड़ पौधों को ही रखते हैं क्योंकि इनका उत्पादन करने का काम होता है। और पेड़ पौधों को उत्पादन करने के बाद जो इसका अगला स्टेप है, मतलब जो दूसरा वर्ग है, ये है उपभोक्ता। देखिए उपभोक्ता एक ऐसा जीव श्रेणी है जिसमें 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें पहला शाकाहारी, दूसरा सर्वाहारी और तीसरा मांसाहारी है। देखिए शाकाहारी वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ पादपों का ग्रहण करते हैं, मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या हो गया, शाकाहारी जीव। दूसरा जो है वो सर्वाहारी। ये क्या होता है, ये ऐसे जीव होते हैं जो एक तरफ से शाकाहारियों को भी खाएगा, पादप को भी खाएगा और हर वो चीज़ को ग्रहण कर सकता है जिससे उन्हें पोषण मिले। जैसे मनुष्य देखिए शाकाहारी जीव भी है और मांसाहारी जीव भी है। मनुष्य जहाँ पेड़ पौधों को भी खा सकता है वहाँ वो अन्य जीवों को भी खा सकता है। जैसे हम लोग बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। तो इस तरह से मनुष्य को क्या बोल सकते हैं, एक तरह का सर्वाहारी जीव कह सकते हैं। कुत्ते भी जो होते हैं साथ ही साथ ऐसे जीव आप बोल सकते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। जैसे कुत्ते को ले लीजिए, कुत्ता रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। अब जो है वो है मांसाहारी।
तो मांसाहारी ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ मांस खा करके, दूसरे जीवों के मांस को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मांसाहारी वैसे जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए, ये पूरे चक्र में हम लोग इस चीज़ को और एक रूप से जानेंगे जो इसका तीसरा रूप है, ये है अपघटक का। अपघटक वो जीव होते हैं जो पृथ्वी में रहने वाले जीवों को अपघटित करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों हो और या फिर वो अन्य जीव क्यों ना हो। जैसे यदि कोई पेड़ पौधा सड़ गल जाता है तो उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाता है और उसे वो ग्रहण करता है। दीमक क्या करता है, पेड़ पौधों को अपघटित कर देता है ना। तो ये हो गए क्या, अपघटक वर्ग के, मतलब इनका काम होता है अपघटन करने का। उसी प्रकार आप देखिएगा, कोई जीव अगर मर जाता है तो उसको चील, कौवा या आप बोल सकते हैं बहुत गिद्ध खाने शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो कोई मरे हुए जीव को खाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। मतलब इस पारिस्थितिक तंत्र में यह मरे हुए चीज़ या बेकार चीज़ को अपघटित करते हैं, तो इसीलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है। अब देखिए, हमारा जो पूरा फूड सर्कल है या पूरा जो फूड चेन है, जिसको आहार चेन या आहार श्रृंखला हम कहते हैं, ये एक तरह से हम लोग एक ऐसे रूप में जानेंगे जिसमें हमें यह पता चलेगा कि कौन जीव किस तरह जीवित है इस पृथ्वी में और किस तरह से हमारा पृथ्वी जो है एक बैलेंस रूप में चल रहा है। चलिए, आहार श्रृंखला को समझने के लिए हम लोग दो पिरामिड का उदाहरण लेते हैं। देखिए, इस पिरामिड में आप जो फिगर में देखते होंगे, यहाँ ये दिखता होगा आपको कि यहाँ जो भी जीव हैं ये सभी इन अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए हैं। जैसे अगर स्थल के पिरामिड को हम लोग लेते हैं तो स्थल में सबसे ज़्यादा कौन है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे मनुष्य वर्ग के लोग हैं, जीव जंतु हैं। तो ये सभी जो है पिरामिड के सबसे निचले स्तर अर्थात उत्पाद में आते हैं, यानी कि वे भाग जिसमें पेड़ पौधे उपस्थित रहते हैं उन्हें उत्पाद की श्रृंखला में लाया जाता है। उसके ऊपर जस्ट हम लोग जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उपभोक्ता, जो उत्पाद से द्वारा प्राप्त वस्तुओं या चीज़ों को ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, अन्य जीव जंतु हो गया, वो क्या करते हैं, उत्पाद से जो भी प्रोटीन या जो भी तरह का खाद्य कण प्राप्त होता है उसे ग्रहण करते हैं। ये हो गया कौन, उपभोक्ता। इसके ऊपर जस्ट हम लोग जाते हैं तो अपघटक वर्ग हमें मिलता है, जो क्या करता है, उपभोक्ता द्वारा प्राप्त चीज़ों को या उपभोक्ता से जो भी चीज़ मिलता है उसे ग्रहण करते हैं, जिसमें चील, कौवा, फिर आप दीमक और कई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो इस तरह से स्थल में जो होता है वो 3 वर्गों में जीवों का श्रृंखला बटा होता है, जिसमें पहला सबसे नीचे होता है उत्पाद, उसके ऊपर होता है उपभोक्ता और उसके जस्ट ऊपर होता है अपघटक। लेकिन वही दूसरी ओर यदि ये पिरामिड को हम उल्टा करते हैं और ये सागर और मरुस्थल में देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और परिणाम मिलते हैं, जहाँ पर सबसे नीचे उत्पाद आता है, उसके बाद उपभोक्ता आता है, फिर अपघटक आता है। तो इस तरह से सागरों में रहने वाले जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पाद पर डिपेंड करते हैं। मतलब जो उत्पाद हो रहा है, क्योंकि सागरों में पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं, तो पेड़ पौधे नहीं होने के कारण सागर में उत्पाद की संख्या बहुत कम होती है और उपभोक्ता की संख्या उतनी होती है जितना ही स्थल में होता है। यानी कि दोनों भागों में, चाहे आप सागर और मरुस्थल में देखें या स्थल में देखें, दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता जो होता है वो इक्वली होता है और सबसे ऊपर श्रेणी में यहाँ अपघटक हो जाता है। अर्थात अगर ट्रायंगल को एक और सीधा रखा जाए और दूसरे ओर उल्टा किया जाए तो हमें यह प्राप्त होता है कि अपघटक जो होता है वो बैलेंस पर रहता है, कि स्थल में अपघटक की संख्या कम होती है। उसी तरह उपभोक्ता जो होता है दोनों पिरामिड में इक्वली होता है और वही स्थल में जहाँ उत्पाद की मात्रा ज़्यादा होती है वही सागर और मरुस्थल में उत्पाद की मात्रा बहुत कम होती है। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह हमारा आहार श्रृंखला तैयार होता है और ये आहार चेन जो होता है किस तरह चलता है। एक उदाहरण भी हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि घास को खाया हिरन ने। घास को किसने खाया, हिरन ने। अब हिरन को किसने खाया, बाघ ने। हिरन को किसने खाया, बाघ ने। अब बाघ जब मरा तो बाघ को कौन खा रहा है, चील, कौवा खा रहा है या बोल सकते हैं आप गिद्ध खा रहा है। अब ये जब पक्षी मरे तो इन्हें किसे खाया, इन्हें खाया कीड़े मकोड़े ने। जब ये पक्षी मर गए, चील, कौवा और गिद्ध मर गया, तो इसे किसने खाया, कीड़े मकोड़ों ने। और ये कीड़े मकोड़े कहाँ मरते हैं, ये वापस मृदा में मरते हैं, मिट्टी में मरते हैं और उसी मिट्टी से फिर हमें क्या मिलता है, घास मिलता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ उदाहरणों से जाने कि हमारा आहार श्रृंखला किस तरह वर्क करता है हमारे पृथ्वी में। और ये सभी जो है इनका मुख्य स्रोत हमारा सूर्य है। तो आशा करते हैं कि आहार श्रृंखला के इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।